हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम की जो साइंस का पोर्शन है उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। और साइंस के अंतर्गत अभी तक 66 क्लासेस यानी कि 66 क्लासेस हो चुकी है। और आज क्लास नंबर 67 में अपन बात करेंगे जो विद्युत सेल के बारे में कल बात करी थी कि विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। आज कुछ विशेष जो भी हमारे सेल हैं प्राथमिक के अंदर आने वाले या द्वितीयक सेल के अंदर आने वाले, उन विशेष इंपॉर्टेंट सेलों के बारे में बात करेंगे। यदि आप 2018 का पेपर उठा करके देखेंगे तो 4 पारियों में जो पेपर हुआ था और चारों ही पेपर के अंदर एक क्वेश्चन जो है आपके सेल से संबंधित आया ही आया है। इसका मतलब ये जो विद्युत सेल अपन पढ़ रहे हैं ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चारों ही क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान से आए थे। यदि आप लोगों को केवल और केवल जो आज पढ़ाया जा रहा है या इससे पहले पढ़ाया गया है वो याद है तो आप इजीली सभी सेल के क्वेश्चन कर पाएंगे। आज की क्लास को शुरू करूंगा 2 लाइनों के साथ कि उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी। मंजिल चाहे दूर कितनी ही क्यों न हो, मंजिल चाहे दूर कितनी ही क्यों न हो, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी। तो आप लोगों के लिए भी मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों न हो, एलडीसी के लिए साइंस कितनी ही लेवल की क्यों नहीं आ जाए, हम उस लेवल तक पढ़कर रहेंगे और अपना चयन करवा करके रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि जो भी विद्यार्थी इस प्लेलिस्ट को पूरा कर लेगा, यकीन मान के चलिए कि वो इजीली जो है साइंस के क्वेश्चंस कर पाएगा। आप विश्वास के लिए पीछे जो जूनियर अकाउंटेंट की अभी पेपर हुआ है उसको उठाकर देखिए, सॉल्व करिए, आपको कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि हाँ अब जो है हम इसको कर सकते हैं। इसी के साथ ये भी बता दूं कि जो भी विद्यार्थी एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहा है वो साथ के साथ छात्रावास अधीक्षक की भी कर सकता है, क्योंकि एलडीसी और छात्रावास अधीक्षक का कंप्लीट सिलेबस सब कुछ एक जैसा है। और आज उसके लिए मैं एक वीडियो भी लेकर के आने वाला हूं कि किस प्रकार से एलडीसी और छात्रावास अधीक्षक की साथ में तैयारी की जा सकती है। और ये साइंस की क्लास भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और कल का थोड़ा सा पहले अपन समझ लेते हैं, क्योंकि कल की जो चीजें हैं वो आज काम आने वाली है। देखिएगा एक बार, कल अपन ने क्या पढ़ा था कि विद्युत सेल क्या होते हैं। तो विद्युत सेल क्या करते हैं, जो परिपथ है उसके अंदर जो आवश्यक विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बनाए रखता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है तो क्या होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो लगातार होते रहता है। ये क्या करते हैं सेल, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। इसके अंदर 2 धातु की छड़ें लगी हुई रहती है, जिन छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक छड़ होती है धनावेशित और एक होती है ऋणावेशित। जो धनावेशित छड़ होती है उसे हम एनोड कहते हैं और ऋणावेशित जो छड़ होती है उसे कैथोड कहते हैं। सेल हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। अब बात करते हैं कि प्राइमरी सेल कौन से होते हैं। तो प्राइमरी सेल प्राथमिक सेल वो होते हैं जिनका उपयोग आप केवल एक बार ही कर सकते हैं। और ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है आपके लास्ट ईयर में ही कि जो प्राथमिक सेल है उनका जो है बार बार उपयोग में लाया जा सकता है या नहीं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक सेल को अपन केवल और केवल एक बार ही रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और एक बार ही इनका उपयोग किया जाता है, बार बार इनको चार्ज करके उपयोग में नहीं लिया जा सकता। और इसके उदाहरण देखिए बताए थे मैंने, वोल्टीय सेल, डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल और शुष्क सेल। और क्वेश्चन आ गया था कि शुष्क सेल क्या है। तो शुष्क सेल कौन सा प्रकार है, प्राथमिक सेल का प्रकार है। शुष्क सेल में क्या हम इसे बार बार उपयोग में ला सकते हैं, नहीं। क्या इसे चार्ज किया जा सकता है, नहीं। ठीक है, क्योंकि ये प्राथमिक सेल का भाग है। फिर बात करते हैं द्वितीयक सेल की। द्वितीयक सेल क्या करता है, तो ये पहले विद्युत ऊर्जा को लेता है, फिर उस विद्युत ऊर्जा से वो जो है स्टोरेज बनती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, फिर वही रासायनिक ऊर्जा वापस से मिलती है हमें किस रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में। इसे रिचार्जेबल चार्ज सेल भी कहते हैं।
और इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं। इसके उदाहरण कहाँ देखने को मिलेंगे? तो आपके घरों के अंदर जो बाइक है, गाड़ी है, या कोई ट्रैक्टर वगैरह है, कोई ट्रक वगैरह है, उनके इंजन में लगी हुई जो बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, उसे आप चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ आपके मोबाइल में लगी हुई छोटी सी बैटरी, वो भी एक रिचार्जेबल का ही उदाहरण है। आप उसे भी क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं और पुनः उपयोग में ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम आज बात करने वाले हैं इससे आगे की। और अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वोल्टियर सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वोल्टियर सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखिएगा आज की, वोल्टियर सेल। वोल्टियर सेल क्या होते हैं? वोल्टियर सेल, तो बेसिकली वोल्टियर सेल जो है ये इनका आविष्कार किया गया था 1799 के अंदर। कब? 1799 के अंदर एलसेंड्रो वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि वोल्टियर सेल आए कब थे। तो ये आए थे 1799 ईस्वी में। और 1799 ईस्वी में इनको लेकर के कौन आया था? एलसेंड्रो नामक वैज्ञानिक थे। वो कौन? एलसेंड्रो वोल्टा। ठीक है, एलसेंड्रो वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक थे जो इसे 1799 में लेकर के आए थे। अब इस सेल के अंदर क्या होता है? इस सेल में एक जस्ते की छड़ होती है। क्या होती है? जिंक यानी कि जस्ता, उसकी एक छड़ होती है। और एक होती है तांबे की छड़। क्लियर? अब जो तांबे की छड़ है और ये जस्ते की छड़ है, ये कांच का एक बर्तन होता है, उसके अंदर रखी जाती है। और उस कांच के बर्तन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 जो है वो भरा हुआ रहता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही आप तांबे की छड़ जो है इसके अंदर, वो एनोड के रूप में काम करेगी, और जो जस्ते की छड़ है वो कैथोड के रूप में काम करती है। और फिर जब इस बैटरी के अंदर करंट दिया जाता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है आयनित होता है, और ये जस्ता और तांबा जो है एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। और इस प्रकार से पूरी क्रिया होने के बाद हमें इससे क्या प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो हमारे पास वोल्टेज सेल है, इस वोल्टेज सेल के अंदर याद रखना है दो छड़ होगी, एक जस्ते की छड़ होगी, एक तांबे की छड़ होगी, एक कांच का बर्तन होगा जिसके अंदर H2SO4 भरा हुआ होगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किस बैटरी के अंदर किया जाता है या किस सेल में किया जाता है? तो वोल्टेज सेल के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। क्लियर? और इसका जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, तो वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट। कितना होता है? 1.08 वोल्ट होता है। तो वोल्टेज सेल में 1799 ईस्वी में एलसेंड्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। और अब याद रखिएगा, एक छड़, या ऐसा लिखने से बढ़िया है एक छड़ वगैरह, सीधा सीधा लिखिए कि इसमें एनोड तांबे की होती है या तांबे का बना होता है। लिखिए, इसमें एनोड तांबे की छड़ होती है। ठीक है, इसके अंदर जो एनोड है वो तांबे की छड़ होती है। दूसरा, इसमें कैथोड जस्ते की छड़ होती है। ठीक है, इसके अंदर जो आपका कैथोड है वो क्या होती है? जस्ते की छड़ होती है। साथ ही साथ इसमें क्या होगा? कांच का बर्तन, कांच के बर्तन में H2SO4, H2SO4 का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये याद रखना कि सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ होता है। ठीक है, तो
कांच के बर्तन में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव के रूप में रहता है। क्लियर? ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। और चौथा पॉइंट इसका विद्युत वाहक बल, तो लिखेंगे इसका विद्युत वाहक बल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। और ये भी पूछा गया है EMF होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका विद्युत वाहक बल जो है, विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? इसके अंदर जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08 वोल्ट होता है। ये है आपका वोल्टीय सेल। आपको जो भी चीजें बताई जा रही है सीधे सीधे इसमें याद रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है लेक्लांचे सेल। कौन सा आ जाता है? लेक्लांचे सेल की बात करेंगे। हेडिंग डालेंगे लेक्लांचे सेल। पढ़ाई के अंदर भी कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि कितनी दुविधा है। फिजिक्स वाले मार्ट साहब कहते हैं कि सेल का मतलब होता है बैटरी या सेल जिसको आप चार्ज कर सको। जीव विज्ञान के मार्ट साहब कहते हैं कि ये तो एक कोशिका होती है जिससे अपना शरीर बना हुआ है? और जब हम किसी कंप्यूटर वगैरह के चैम्बर में जाते हैं या कंप्यूटर लैब वाले कहते हैं कि ये तो एक सेल होती है, मतलब एक्सेल के अंदर सीट होती है उसमें भाग होता है। तो ये सेल आखिर होता क्या है भाई? तो देखिए सभी सब्जेक्ट में अलग अलग सेल होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? हाँ, क्योंकि कई बार तो यही समस्या रहती है कि एक ही नाम है सर, इसके अलग अलग मीनिंग क्यों है भाई? है क्या कर सकते हैं। अब देखिए जो लेक्लांचे सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है? तो बेसिकली इस सेल में कांच के एक बर्तन लिया जाता है। क्या किया जाता है? कांच का एक बर्तन लिया जाता है जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड, जिसे आप NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसे आप नौसादर भी कहते हैं, वो नौसादर रहता है। और वो भी कैसा? एक संतृप्त विलयन के रूप में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या करते हैं हम? तो जस्ते की छड़ को जो है, जो कि कैथोड के रूप में होती है, उस जस्ते की छड़ को उसके अंदर रखाते हैं। और सेल के अंदर जो एनोड के लिए क्या करते हैं? कार्बन की छड़ डाल देते हैं। क्या करते हैं? एनोड के लिए कार्बन की छड़ को डालते हैं। और फिर मैग्नीज ऑक्साइड होता है MnO2। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण बनाया जाता है और उस मिश्रण के बीच में फिर इनको रखी जाती है, इसको, इन दोनों छड़ों को। ठीक है, अगर बात करें लेक्लांचे सेल के विद्युत वाहक बल की, तो इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। और इसका उपयोग जो है अपन ऐसे परिपथ में करते हैं जहां पर आपको क्या करना है कि पहले दिया विद्युत धारा प्रवाहित हुई, फिर रोकी, फिर दी, फिर रोकी, मतलब कुछ कुछ समय पर रोक रोक करके जब हमें इसके अंदर विद्युत धारा देनी होती है, तो ऐसे परिपथ में अपन लेक्लांचे सेल का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि हमें विद्युत धारा को रोक रोक कर देना है तो हम कौन से सेल का उपयोग कर सकते हैं? तो लेक्लांचे सेल का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? और इसका उपयोग अब बताइए कि जहां रुक रुक कर, जहां कहीं भी धारा आती होगी वहां पर कौन सा सेल यूज हो रहा होगा? लेक्लांचे सेल। जैसे उदाहरण के लिए आपके टेलीफोन के अंदर हो सकता है, आपके घरों में लगी हुई जो डोरबेल होती है, विद्युत घंटी होती है, वो भी इसी का उदाहरण है। क्लियर? क्योंकि विद्युत घंटी के अंदर ये बताइए हर टाइम करंट तो रहता है लेकिन वो बजती तो कभी कभी है, तो वो बैटरी जो सेल है वो क्या है? लेक्लांचे सेल है। क्लियर? तो चलिए अब इसके अंदर लिखेंगे लेक्लांचे सेल के अंदर कि इस सेल में इस सेल में इस सेल में कांच के
एक बर्तन में, कांच के एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड का मतलब क्या है, नौसादर। इसका फॉर्मूला भी याद रखना। हो सकता है कि जैसा लास्ट ईयर पूछा गया लेड सल्फेट, सीसा सल्फेट जो होता है PbSO4, उसका फॉर्मूला ही पूछ लिया, बोले लेड सल्फेट का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है, तो ऐसे ही आ जावे कि नौसादर का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है। तो अमोनियम क्लोराइड, जिसे अपन नौसादर भी कहते हैं, नौसादर, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, तो वो है NH4Cl। क्लियर। इस अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन भरा रहता है, भरा रहता है। क्लियर। इसमें इसमें जस्ते कीचड़, जस्ते कीचड़, जस्ते कीचड़, कैथोड का, कैथोड का कार्य करती है, कार्य करती है। सेल में, सेल में एनोड के लिए, एनोड के लिए कार्बन की जड़, कार्बन की जड़ मैग्नीज ऑक्साइड, कौन सी, मैग्नीज, मैग्नीज ऑक्साइड, कार्बन की जड़ मैग्नीज ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड व कार्बन के मिश्रण, कार्बन के मिश्रण के बीच, के बीच रखी जाती है। क्लियर। तो ये एक है इसका इंट्रोडक्शन कि लेग्रांजे सेल को कैसे बनाया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड नौसादर NH4Cl का संतृप्त विलयन रहता है, और इसमें जस्ते में जो है आपका क्या किया जाता है, जस्ते की जड़ ली जाती है जो कैथोड का कार्य करती है, और सेल के अंदर एनोड के लिए अपन क्या करते हैं, तो कार्बन की जड़ जो कि मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण होता है उसके अंदर रखी जाती है। क्लियर। फिर अपन आगे लिखेंगे इसका विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल लगभग 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है। इसका ईएमएफ कितना होता है, विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट इसके अंदर याद रखेंगे कि इसका उपयोग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग, उपयोग ऐसे परिपथों, ऐसे परिपथों में किया जाता है, ऐसे परिपथों में किया जाता है, किया जाता है जहां, जहां रुक रुक कर, रुक रुक कर मतलब करंट गया फिर वापस रोका, गया रोका, ऐसे, तो रुक रुक कर थोड़े समय,
थोड़े समय के लिए विद्युत धारा थोड़े थोड़े समय के लिए रुक रुक कर विद्युत धारा की आवश्यकता होती है की आवश्यकता होती है। समझ में आ गई बात। तो ये पॉइंट आप लैग्रांज सेल के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है इसका उपयोग अपन कहां पर करेंगे, तो इसका उपयोग अपन वहां करेंगे जहां पर अपन को विद्युत धारा धीरे धीरे थोड़े थोड़े समय के लिए रुक रुक कर जब आवश्यकता होती है विद्युत धारा की, तो वहां इसका उपयोग किया जाता है। और इसके जैसे उदाहरण अगर देखें तो यहां लिख लीजिएगा उदाहरण। उदाहरण के अंदर पहला तो आ जाएगा आपके विद्युत घंटी। एक तो क्या आ जाएगा, विद्युत घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल। इसके अलावा टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन। ये दो जो है आपके किसके उदाहरण हैं, तो ये लैग्रांज सेल के उदाहरण है, विद्युत घंटी और टेलीफोन। यहां तक की बातों को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और इसी के साथ आपका लैग्रांज सेल जो है वो भी होता है समाप्त। ठीक, ये लीजिए, लिख लीजिए फटाफट से इसको कि लैग्रांज सेल क्या होता है। वोल्टेज सेल के बारे में जो चीजें बताई वो याद रखना, आपके लैग्रांज सेल के बारे में याद रखना। अब इससे अगला जो सेल अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है शुष्क सेल। शुष्क सेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर, चलो अब बात करते हैं शुष्क सेल के बारे में। तो लिखेंगे शुष्क सेल, ड्राई सेल जिसे कहते हैं, शुष्क सेल। अब ये ड्राई सेल होता क्या है, शुष्क सेल क्या होते हैं, तो बेसिकली ये भी जो है लैग्रांज सेल जैसे ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वो लैग्रांज सेल में अपन ने देखा था द्रव होता है, या वोल्टेज सेल के अंदर भी देखा था द्रव H2SO4 था। लेकिन जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। शुष्क सेल के लिए हम क्या करेंगे, जो विद्युत अपघट्य होता है वो द्रव अवस्था के रूप में नहीं होकर के शुष्क अवस्था में होता है, ड्राई पाउडर के रूप में रहता है। क्लियर, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर पूरा जस्ते का एक बर्तन होता है और जिस बर्तन के अंदर अपन क्या करेंगे, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड यानी आपका नौसादर और कार्बन, इन सभी का जो है मिश्रण बना करके आप पाउडर के रूप में इसमें भर करके रखते हो। किसमें, जस्ते के जो बर्तन बनाया है अपन ने जिंक का उसके अंदर। फिर इस मिश्रण के बीच में अपन क्या करेंगे, तो कार्बन की एक छड़ को रख देते हैं। क्लियर, जो कार्बन की छड़ है वो तो इसके अंदर एनोड का काम करती है और जो पूरा जस्ते का बर्तन बना हुआ है जिसके अंदर आपने पूरा का पूरा मिश्रण डाला है वो आपके काम करता है किसका, तो वो काम करता है कैथोड का। इसका विद्युत वाहक बल भी 1.5 वोल्ट ही होता है और इसका उपयोग अपन टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, इनके अंदर अपन शुष्क सेल का ही उपयोग करते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए तो अब अपन लिखेंगे शुष्क सेल के बारे में, जल्दी से लिख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो एक बार समझने के लिए देखिए आप ये कर सकते हैं। मान लो ये आपके पास में है एक क्या, तो ये आपका, ऐसा करिए इसको थ्योरी रूप में लिखने से बढ़िया डायग्राम रूप में लिख लीजिए। ये रहा अपना सेल, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये बॉडी बनी हुई है, ये बॉडी बनी हुई होती है किसकी, जस्ते की। ये जो बर्तन बना हुआ होता है वो बना रहता है जस्ते का, जिसे आप Zn जिंक कहेंगे। क्लियर, और इसके अंदर भरा हुआ रहता है क्या, तो इसके अंदर भरा हुआ रहेगा NH4Cl, फिर आपका MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन। ठीक है, तो ये बर्तन था, बर्तन जस्ते का बना हुआ रहता है, इसके अंदर NH4Cl, MnO2 और कार्बन भरी हुई रहती है और इसके अंदर एक छड़ और रहती है ऐसे। क्लियर, ऐसे छड़ और रहेगी और जो ये छड़ होती है जो रेड कलर की दिखाई है, ये छड़ होती है आपके कार्बन की बनी हुई। किसकी बनी हुई, कार्बन की बनी हुई। क्लियर,
देखिए, और NH4Cl ये है क्या? तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड, ये लिख लीजिए। बस ये हो गया। थ्योरी पूरी नहीं लिखवाई मैंने, थ्योरी लिखवाता तो पूरा बोर्ड भर जाता, इससे बढ़िया ये मस्त डायग्राम वाला आइडिया आया मेरे को। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसके साथ में आपका है MnO2, जिसे आप कहेंगे मैग्नीज डाई ऑक्साइड। क्या कहेंगे? मैग्नीज डाई ऑक्साइड। क्लियर? मैग्नीज डाई ऑक्साइड। और इसी के साथ में C, जिसे अपन कह रहे हैं कार्बन। इन तीनों का मिश्रण रहता है। इनका क्या रहता है? तीनों का मिश्रण रहता है। और ये मिश्रण होता कैसा है? तो ये मिश्रण रहेगा आपका शुष्क अवस्था के अंदर, यानी ड्राई फॉर्म के अंदर। ड्राई फॉर्म का मतलब हो गया पाउडर के रूप में। और ये क्या होता है? तो ये होता है विद्युत अपघट्य। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइसिस, ये होता है विद्युत अपघट्य। क्लियर? तो देखिए पूरी जानकारी आ गई कि भाई शुष्क सेल क्या होते हैं। तो इसके अंदर एक जस्ते का बर्तन बना हुआ रहता है, जो कि ये रहा। फिर इस बर्तन के अंदर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन, तीनों का मिश्रण लिया जाता है, और वो भी शुष्क अवस्था के अंदर। और ये मिश्रण विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, और वो इस बर्तन के अंदर भरा रहता है। फिर इस बर्तन के अंदर जो है एक हम रॉड और डालते हैं, छड़ और डालते हैं। जिस छड़, जो छड़ है वो बनी हुई रहती है कार्बन की। और ये छड़ काम किसका करेगी? तो ये छड़ काम करती है एनोड का। कार्बन की जो छड़ होगी वो किसका काम करेगी? तो ये काम करती है आपके एनोड का। ये लिख लीजिए। क्लियर? और एनोड का मतलब क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है कि एनोड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो धनावेशित छड़ को, यानी पॉजिटिव चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो आपका रहता है कार्बन के ऊपर। और ये जो जस्ता है, जस्ते का पूरा बर्तन है, ये बर्तन क्या काम कर रहा है? कैथोड के रूप में काम करता है। और कैथोड का मतलब हो गया नेगेटिव, ऋणात्मक आवेशित। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका शुष्क सेल। क्लियर? अब इसके अंदर दो लाइनें और लिखनी है, वो यहां पर आ जाएगी आपके। पहली तो ये कि इसका विद्युत वाहक बल कितना है। तो वाह, ठीक है, विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। ये होते हैं शॉर्ट नॉट्स। क्लियर? वरना अभी इसको पूरी थ्योरी के रूप में लिखते समझ आता पता नहीं आता, लेकिन अब समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसके जो उपयोग है वो कहां पर होता है? तो शुष्क सेल का उपयोग अपन देखते हैं एक तो अपने रेडियो के अंदर। कहां पर देखते हैं? रेडियो के अंदर। इसके अलावा आपने और कहां देखा होगा? तो ट्रांजिस्टर के अंदर। इसके अलावा आपने टॉर्च के अंदर देखा होगा। तो टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, ये सभी इसके उदाहरण है। ये उदाहरण है आपके शुष्क सेल के, यानी ड्राई सेल के। क्लियर? तो चलिए, ये आपका ड्राई सेल जो है यहां पर होता है कंप्लीट। पुनः एक बार ध्यान से सुन लीजिए क्या है इसके अंदर। तो बेसिकली ड्राई सेल में एक पूरा बर्तन होगा जो जस्ते का बना हुआ रहता है, जो कि कैथोड के रूप में काम करता है, यानी नेगेटिव चार्ज के रूप में। और इसके अंदर फिर एक रॉड लगी रहती है, छड़, जो पॉजिटिव चार्ज के रूप में काम करेगी, वो कार्बन की बनी हुई रहती है। इसके अंदर फर्क इतना ही है कि जो बाकी सेल है उसके अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ द्रव की अवस्था के रूप में रहता है, जबकि शुष्क सेल के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ शुष्क अवस्था के अंदर रहता है। शुष्क अवस्था में ये किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड, आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन, इन सभी का ये मिश्रण रहता है। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। शुष्क सेल जो है फिर इसी के साथ में होता है समाप्त। और जो अभी तक आप नाम सुनते आ रहे हैं, बस आपने जाना नहीं है कि विद्युत वाहक बल होता क्या है। अभी तक आप केवल नाम सुन रहे हैं कि विद्युत वाहक बल इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। अब आप ये जानेंगे कि विद्युत वाहक बल होता क्या है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब अपन जान रहे हैं क्या? तो सेल का विद्युत वाहक बल
और ये क्वेश्चन आ चुका है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके 18 वाली एलडीसी की वैकेंसी में आया था। तो जानेंगे सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में। तो लिखिएगा सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल किसकी बात करेंगे? सेल के विद्युत वाहक बल की, कि विद्युत वाहक बल होता क्या है। बेसिकली विद्युत वाहक बल का मतलब है कि जो सेल है आपके पास में, जो भी अपन ने पीछे अलग अलग सेल पढ़े, उन सेल के द्वारा एक कूलम आवेश को, कितने, 1 कूलम आवेश को पूरे परिपथ के अंदर एक पूरा चक्र करने में, या उस चक्र को पूरा करवाने के लिए जितनी ऊर्जा सेल के द्वारा प्रदान की जाती है, उस ऊर्जा को ही अपन क्या कहते हैं? विद्युत का, सॉरी, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्या है मतलब इसका? कि देखिए, ये रहा, मान लो अपने पास एक परिपथ, जिसमें यहां पर ये अपन ने बैटरी जोड़ दी। क्लियर? ये जो भी बैटरी जोड़ी है, आपको मैंने प्रतीकों के अंदर बता दिया था। छोटी वाली लाइन ऋणात्मक को रिप्रेजेंट करेगी और बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव को। अब ये जो सेल लगा हुआ है, इस सेल के द्वारा मान लो यहां पर एक कूलम आवेश चलना स्टार्ट करता है और इस पूरे के अंदर ये घूमता है। क्लियर? ऐसे घूम करके ये वापस से जब इसी पॉइंट पर पहुंचता है, ए पॉइंट से शुरू हुआ और ए पॉइंट पर ही आता है, तो इस पूरे चक्र के अंदर कितनी ऊर्जा जो है आपके सेल ने प्रदान की है, उस ऊर्जा को ही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कूलम आवेश को चलाने के लिए कितना काम कर रहा है? कौन? सेल आपका। क्लियर? उसी को क्या कहोगे आप? उसी को कहेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। तो अब लिखेंगे ये डायग्राम के साथ में ही कि सेल द्वारा एक कूलम आवेश, सेल द्वारा एक कूलम आवेश, ये ध्यान रखना, एक कूलम आवेश को पूरे विद्युत विद्युत परिपथ में पूर्ण चक्र लगाने के लिए सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा, सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर? विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो एक कूलम आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो बेसिकली यह भी एक विभव ही है और इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है इसका मात्रक? वोल्ट होता है। साथ ही साथ आपको याद भी रखना है कि विद्युत वाहक का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। तो विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर से सदैव
यानी हमेशा अधिक होता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो विद्युत वाहक बल का जो वैल्यू होगा वो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा ज्यादा ही होता है। ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो सेल है उसके पास में आपको भी पता है कि इंटरनल इफेक्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध तो होगा ही होगा। भाई ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जो अपने अंदर से जाने दे लेकिन किसी को रोके नहीं, कुछ करे ही नहीं है। आप भी यहाँ पर पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो? है किस लिए पढ़ रहे हो? कि भाई आपको आगे जाकर के नौकरी मिलेगी। मैं यहाँ पर फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपकी तरफ से पैसा नहीं ले रहा, लेकिन हो सकता है कि मुझे कहीं और से कुछ बेनिफिट हो रहा हो, या हो सकता है कि मैं जो है किसी और कार्य के लिए आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेरा भी उद्देश्य ही होगा। ऐसा ही तो कोई पागल तो हूं नहीं मैं कि भाई चलो नहीं नहीं चलो चलो पढ़ाओ। है ये कोई स्टूडियो स्टूडियो 2.5-3 लाख का खर्चा करके नहीं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। भाई कुछ देखो, हो सकता है कि मैं आपके लिए फ्री हूं लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे कुछ प्राप्त हो रहा होगा, या कोई ना कोई कोई मेरा उद्देश्य होगा। तो ऐसे ही हर व्यक्ति किसी न किसी काम से ही कोई न कोई किसी का कार्य करता है। यहां पर भी यही चीज है कि ये सेल जो है अपने अंदर से अगर विद्युत धारा को जाने दे रहा है, कुछ न कुछ तो उस सेल से बेनिफिट लेगा ही। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा करंट ले लेता है। वो जो थोड़ा सा करंट लेना है या जो उस करंट का विरोध करना है, उसी को कहते हैं इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। यहां पर तो सिर्फ मैंने ये समझाया है कि विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव कम क्यों होता है, क्योंकि विभवांतर के अंदर जो है टोटल इंटरनल इफेक्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो नहीं आता। एक्चुअली क्या, प्रकाश की भी एक घटना होती है, टोटल इंटरनल इफेक्ट आपको पता होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो बार बार याद आ रहा है। तो यहां पर उसकी बात नहीं कर रहे। विद्युत वाहक बल का मान जो है वो विभवांतर से सदैव अधिक क्यों होता है, क्योंकि जो आपका विद्युत वाहक बल है वो ईएमएफ होता है और उसके ऊपर आंतरिक प्रतिरोध का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन विभवांतर के ऊपर आपके आंतरिक प्रतिरोध का प्रभाव पड़ता है। इस वजह से वैल्यू ईएमएफ की हमेशा ज्यादा होगी। अब ईएमएफ और विभवांतर यानी कि विद्युत वाहक बल और आपके पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है और आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है, प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा और अगली क्लास के अंदर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली क्लास के अंदर जो आपका बार बार डाउट है कि सर ये न्यूमेरिकल कहां से आते हैं, तो अगली क्लास जो होगी उसके अंदर हमें न्यूमेरिकल करना होगा, क्योंकि अगली क्लास में न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अभी तक जो आपने आज तक पढ़ा है ये थियोरेटिकल पोर्शन था अभी, ठीक है, आज की क्लास का पूरा ही, और कल की क्लास का थोड़ा सा, उससे पहले न्यूमेरिकल पोर्शन था। तो जहां पर न्यूमेरिकल आ सकता है वो भी मैं साथ के साथ बताते चल रहा हूं। साथ के साथ आप नोट्स भी बना ले। नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स प्राप्त भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको वहां पर नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और बहुत जल्दी हमारी जो है, हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत शानदार सी बुक भी आ रही है जिसमें क्वेश्चंस वगैरह भी रहेंगे। बहुत सारी चीजें हो रही है, बस आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे तो हम काफी चीजें कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।